ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ना जीन म्यूटेशन। देखिएगा, जीन म्यूटेशन, जेनेटिक्स पढ़ाने का मन है, देखता हूँ कब जेनेटिक्स शुरू करता हूँ। तो ये देखिएगा जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन की बात आ गई तो यहाँ पे डीएनए की बात तो करेंगे, लेकिन जीन की बात आ गई। अच्छा, आप लोगों को पता है एक कोई ऐसा डिफिनीशन आज तक नहीं बना है जो एक स्टेटमेंट, एक डिफिनीशन में जीन को कोई डिफाइन कर दे। उसके लिए आपको 3-4 स्टेटमेंट तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन सबसे आसान डिफिनीशन यही होता है कि 1 जीन 1 प्रोटीन, या 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, या 1 जीन 1 कैरेक्टर, ठीक है ना, या यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, यही सब बोला जाता है। तो जीन है क्या? सम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्टिकुलर फिनोटाइप, एंड इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब अगर ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक्स का, जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है या इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इसको यूनिट माना जाता है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे डीएनए बना दिए, ठीक है, ये रहा हमारा डीएनए, ओके, और यहाँ पे कोई सीक्वेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेते हैं। चलो ओपन कर देते हैं इसको, ये रहा, ओपन कर दिया हमने इसको। थोड़ा स्लो हूँ, अभी तेज़ होता हूँ मैं, ठीक है। अब जो है, अब क्या करना है, तो अब हम ये भी देखना है कि अब इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कौन कौन से हैं। तो चलिए, अगर सीक्वेंस भी हमें देखना है तो हम इसमें सीक्वेंस को ड्रॉ कर देंगे जगह जगह पे, हमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। तो कोई भी सीक्वेंस हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे टी ले लिया, जी सी, सी जी, और टी और ए, ऐसे। अब म्यूटेशन इस जीन में कराना है, मतलब इस जीन में कराना नहीं है, जीन में म्यूटेशन होता है। कितने तरह का होता है ये देखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होता है, पहले एकदम ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा, एकदम ध्यान से, कुछ भी कर रहे हो तो। एक टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन होता है और एक फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन, आंसर करके आते हैं टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। ये इसको इस बात को डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन कुछ और होता है और उस जीन म्यूटेशन का इफेक्ट कुछ और होता है। जैसे कि अगर कोई प्रोटीन नहीं बनी तो वो उस जीन म्यूटेशन का वो इफेक्ट है। अब क्यों नहीं बनी, उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं कि किस तरह का जीन म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। तो एक होता है जीन म्यूटेशन जिसमें हम लोग टाइप देखेंगे, अभी फटाक से भी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ इसके लिए। तो ये जीन म्यूटेशन में एक हम लोग टाइप देखेंगे, ठीक है, और एक हम लोग देखेंगे फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन। फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन। अच्छा, तो टाइप में अब क्या हो सकता है, अब इसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है। अब क्या क्या चेंज हो सकता है कि कोई यहाँ से डिलीट हो जाए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, चलिए ला भी देते हैं, ठीक है। तो डिलीट कर दिया, अब डिलीट होने की वजह से क्या क्या फिनोटाइपिक असर दिखाई देगा। या मान लीजिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, तो एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या क्या यहाँ पे दिखाई देगा, ये भी देखना है हम लोगों को, समझे ना। चलो अब सीधे पढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे, मेन कंटेंट पे। तो मेन कंटेंट में ये है, देखिए पहले देख लेते हैं हम लोग कैटेगरी ऑफ म्यूटेशन। अब एक होता है सोमैटिक म्यूटेशन, एक होता है जर्मलाइन म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, सोमैटिक सेल जानते हैं आप लोग। सोमैटिक सेल मतलब एक कोई नॉर्मल सेल है, जैसे लीवर का सेल है, तो लीवर के सेल में म्यूटेशन होगा तो सिर्फ लीवर की सेल अफेक्टेड होंगी या लीवर की टिश्यू अफेक्टेड होंगी। लेकिन जर्म सेल में, यानी कि स्पर्म एंड ओवम, मान लीजिए स्पर्म अफेक्टेड हो गया या ओवम अफेक्टेड हो गया, तो वो तो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा ना, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई मेल है जिसके जीन में म्यूटेशन हो गया है। अब हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन इंडिविजुअल है वो डिप्लॉयड होता है, तो अगर मियोसिस होती है, पता नहीं ये बात कितना कैसे कर पा रहे हैं आप लोग, अगर मियोसिस होती है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं,
अब से होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो एक में गया जो म्यूटेटेड है, एक में गया जो नॉर्मल है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सोमैटिक म्यूटेशन, ये है सोमैटिक टिश्यू, ये है सोमैटिक टिश्यू और ये है जर्म लाइन टिश्यू। अच्छा, सोमैटिक टिश्यू में देखिएगा यहाँ पे ये है सोमैटिक टिश्यू और ये है जर्म लाइन टिश्यू। सोमैटिक टिश्यू में मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, यहाँ देखिए सोमैटिक टिश्यू में म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे ये म्यूटेंट सेल है, तो इसका असर देखिए कैसे दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे असर दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वहीं की सेल्स डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन यहाँ देखिए जर्म लाइन की सेल है। अब जर्म लाइन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल है और यहाँ पे क्रोमोजोम होमोलॉगस पेयर में है, देख लीजिएगा यहाँ पे होमोलॉगस पेयर में है, ठीक है। और एक में म्यूटेशन हो गया है, जीन म्यूटेशन, वही न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आ गया। तो अगर ये डिवाइड करेगा, मतलब इसका अगर मियोसिस होगा तो n नंबर और n नंबर में कन्वर्ट होगा ना ये, तो हो सकता है कि एक में पूरा म्यूटेटेड चला जाए और एक में पूरा वाला नॉर्मल चला जाए, नॉर्मल वाला चला जाए। तो जिसमें नॉर्मल जाएगा वो 100% नॉर्मल होंगे और जिसमें म्यूटेशन होगा उसमें 100% म्यूटेंट होंगे। तो यही कन्फ्यूजन होता है कि भाई उसी पेरेंट का ये बेटा है या बेटी है, इस तरह से है, ये इस तरह से है, हो जाता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और ये देखिए अगर ये डिफ्रेंशिएट हुए हैं तो अगर ये म्यूटेंट वाला आ गया इसमें तो पूरी की पूरी सेल क्या हो गई, म्यूटेंट है, और ये हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएंगे इसका थोड़ी देर बाद। और ये डेवलपमेंटल एरर है या चलिए इसको जर्म लाइन म्यूटेशन तक ही अभी सीमित रखते हैं इसको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, देखिए बस यही टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन होता है, गलती से भी आप लोग कोई और मत ध्यान में रखिएगा। देखिए जीन म्यूटेशन जो है वो है बेस सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, बस ये टाइप ऑफ, इसके बाद सब फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाई देंगे आपको। तो बेस सब्स्टिट्यूशन, एक एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया या सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस हो गया, इसको रिप्लेसमेंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रहे कि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में हम सिर्फ ICMR साइंटिस्ट बी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो जीन म्यूटेशन तो 100% गारंटी है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये सिर्फ आप लोगों की रिवीजन के लिए है कि आप लोगों को काम आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बेस सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हैं यहाँ पे बेस सब्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे साइटोसिन C दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेस सब्स्टिट्यूशन दिखाई तो दे ही रहा होगा खूब बढ़िया से। तो C को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया T से, ठीक है। अब T से सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हाँ देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट म्यूटेशन इसको बोल सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है इससे, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो देखिए अगर सीधे यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या फ़ायदा लिख के बताने की। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है ट्रांजिशन में क्या होता है ना, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, दिस इज ट्रांजिशन। पैरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पैरिमिडीन, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, इफ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पैरिमिडीन और पैरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, दिस इज ट्रांसवर्जन, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्जन। हो गया ना, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये अच्छा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पिरिमिडीन पैरिमिडीन, अच्छा इसका क्वेश्चन करेंगे क्या आप लोग, एक क्वेश्चन करा दें प्रैक्टिस के लिए, सही रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ट्राई प्रॉब्लम नंबर 18। चलिए हम प्रॉब्लम नंबर 18 पे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 18, ये देखिए इसके लिए आपको पूरा जेनेटिक कोड याद होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा।
कोड करता है। अब इसका ट्रांजिशन करा दिया, यानी कि यू की जगह पे ये क्या है, ये पाइरिमिडीन है, यू की जगह पे सी आ गया, तो यू सी यू। अब ये क्या कोड करेगा, कौन सा अमीनो एसिड कोड करेगा, तो आपको वो याद होना चाहिए। खैर अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कोई भी गया है, वही बात है कि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ गया, जीन म्यूटेशन ना, हाँ यहाँ पे देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जर्म लाइन म्यूटेशन हो गया, बेस सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन हो गया। अच्छा, एक होता है इंसर्शन या डिलीशन, एक इंसर्ट करिए या एक डिलीट करिए। तो इंसर्शन और म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हाँ, मतलब AUG GAA UCC ACA, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कोड बना, देखिए तो ये जो फ्रेम बना है 3-3 न्यूक्लियोटाइड का, ये कोडॉन है और एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अगर गलती से भी एक कोई डिलीट हो गया, तो अगर एक कोई डिलीट हो गया तो फ्रेम देखिए चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला आया, ये यहाँ से यहाँ चला आया, है ना। तो इसी को बोला जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये पूरा प्रोटीन ही चेंज कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके आगे जितने अमीनो एसिड होंगे सब चेंज हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि चेंज होने के बाद भी जो कोडॉन बने वो उसी अमीनो एसिड के लिए हो, क्योंकि एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन के थ्रू कोड किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कई चीज़ों पर, ये भी अभी, हाँ अभी आगे, क्योंकि हमको पूरा सिनेरियो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिंग, हाँ यहाँ लिखा हुआ एक्सपेंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन इन विच द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंक्रीज। सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसी को बोला जाएगा एक्सपेंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट। बस इतना ही ध्यान रखिए, हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन जो आएगा वही हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या चेंज होता है ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन में, क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है, एक, हाँ, तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा, सी विल बी करेक्ट। ट्रांजिशन में वही होता है, सेम टाइप का नाइट्रोजन बेस सेम टाइप के नाइट्रोजन बेस से चेंज होता है, ठीक है ना, रिप्लेस होता है। तो ये हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ, अब इसके बाद आ गई बात, देखिए अब इसके बाद आ गई बात फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन की। अब फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन में देखिए दो तरह का होगा, एक होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन, एक होता है रिवर्स म्यूटेशन। अब यहाँ से समझना है, देखिए ये किसी की वजह से हो सकता है, ये किसी भी टाइप ऑफ म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन, फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि मतलब ए जो है वो चेंज हुआ बी में, और रिवर्स में बी फिर से चेंज होगा किसमें, ए में। बस यही है, कोई प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए कि कहीं जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एक अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो गया, और फिर से उसमें म्यूटेशन हो गया, तो फिर से अपने ओरिजिनल म्यूटेशन और ओरिजिनल अमीनो एसिड में चेंज हो गया। सुनिए एक बात और बहुत ध्यान से, मुझे याद नहीं है, नहीं आपको याद होगा, बहुत लोगों को नहीं याद होगा कि कौन सा कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है, इसलिए मैं एक हाइपोथेटिकल लेके बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल, जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 3 कोडॉन है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। अब अल्फ़ा में बीटा में चेंज होने की वजह से यहाँ पे अमीनो एसिड आर्जिनिन बन गया था, ये पहले प्रोलीन बन गया, ये आर्जिनिन, ओके। अब फिर इसमें ऐसा चेंज हुआ, ओके, फिर इसमें ऐसा चेंज हुआ कि ये बी तो ऐसे ही रह गया, लेकिन बीटा गामा में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि फिर से ये प्रोलीन बन गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो कि अगर सेम टाइप से, हमको किससे मतलब है, फिनोटाइप से। फिनोटाइप से मतलब है यहाँ पे, ये याद रखिएगा,
कभी भी जीन म्यूटेशन की यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये वैसे तो हमको पूरा लिस्ट ही दिखा देना चाहिए था इसका, लेकिन एक बार समझा देते हैं। एक मिस सेंस है, एक नॉन सेंस है। अच्छा, मिस सेंस में क्या होता है पता है? दूसरा कोई अमीनो एसिड कोड हो जाए। नॉन सेंस में क्या होता है? नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होता है देखिएगा कि नॉन सेंस में है यहाँ पे कि कोडॉन सेंस चेंजेस, ठीक है, इनटू नॉन सेंस कोडॉन, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, एक होता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? मतलब कि चेंज तो हुआ, सुनिए, म्यूटेशन हुआ, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये बनाते थे प्रोलीन, आज चेंज हो गया गामा में चेंज हो गया, अल्फ़ा, बीटा और बीटा आ गए, फिर भी ये प्रोलीन ही बना रहा है। तो म्यूटेशन तो हुआ है, लेकिन क्या है? साइलेंट है। फिनोटाइपिक इफेक्ट कोई दिखा ही नहीं, तो साइलेंट हो गया ये, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन कोई बता सकता है? न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या होता है? न्यूट्रल म्यूटेशन में ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा कोडॉन है, ठीक है, और ये कोड कर रहे थे प्रोलीन को, ठीक है। प्रोलीन थोड़ा सा डिफिकल्ट अमीनो एसिड हो जाएगा, साइक्लिक है ना। चलिए इसको हम बताते हैं। मान लीजिए कोड कर रहा है आर्जिनिन को, अब चेंज हो गया यहाँ पे अल्फ़ा, चेंज होके कन्वर्ट हो गया बीटा और गामा में, और ये फिर कोड कर दिया हिस्टीडीन, ये लाइसिन को कोड कर दिया। तो पूरा चेंज हुआ है, लेकिन अगर बायोकेमिकली देखा जाए तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि प्रोटीन पे जो चार्ज रहेगा वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह गया, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूट्रल म्यूटेशन। ये सब फिनोटाइपिक इफेक्ट है, ठीक है, ये जीन म्यूटेशन नहीं है, सॉरी, ये टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन नहीं है, ये टाइप ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट है। तो यहाँ देख लीजिए, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, म्यूटेशन जीन में हो रहा है, डीएनए में, आरएनए में नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक और मतलब हम बताएंगे आप लोगों को। गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन भी बताना है, ठीक है। अब बताते हैं, देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, यहाँ कोई म्यूटेशन नहीं है, TCA, ठीक है, और यहाँ पे बना रहा है सेरीन, बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या कि ऊपर वाला जो C था वो T में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे वाला A में कन्वर्ट हो गया। अब ये बना लिए UUA, और ये बना लिया क्या? ल्यूसीन। तो अगर ल्यूसीन बनाया है, देख लीजिए, तो यानी कि यहाँ पे मिस सेंस हुआ कि नहीं, जो बनाना था वो नहीं बनाया, दूसरा कोई बन गया, ठीक है, दूसरा कोई बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ पे देखिए TCA था, अगर यहाँ पे TAA हो गया तो यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ATT, तो उसके नीचे आरएनए जो बनेगा वो क्या बनेगा? UAA, स्टॉप कोडन हो गया ना, इसको हम क्या बोल देंगे? नॉनसेंस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला कोडॉन नहीं चेंज, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, समझिएगा। TCA था, जो चेंज हुआ था TTA में। अगर यहाँ पे TC और TC देखिए, यहाँ पे लिखा है TC और यहाँ पे लिखा हुआ है TC, दोनों कॉमन है, लास्ट वाला चेंज हुआ है, लास्ट वाला G में कन्वर्ट हो गया, तो UCG हो गया, UGC नहीं लिखा है, UCG हो गया। तो इसके वजह से भी सेरीन ही बना, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट म्यूटेशन है, ठीक है ना, साइलेंट म्यूटेशन है। अच्छा, अब देखिएगा लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। ओके, लॉस ऑफ फंक्शन का म्यूटेशन क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जीन है, ये कोई DNA है, ठीक है, और ये क्या करता था, लॉस ऑफ फंक्शन, हाँ, ये क्या करता था, कोई अल्फा फंक्शन परफॉर्म करता था, तो अब यहाँ पे हो गया म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने के वजह से इसने अल्फा फंक्शन फॉर्म कराना बंद कर दिया, तो ये लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, a loss of function mutation so alter the structure of protein that the protein no longer works correctly, or a mutation can occur in a regular region, ठीक है। एक होता है गेन ऑफ फंक्शन। अब सुनिए, लॉस ऑफ फंक्शन का उल्टा नहीं होता है गेन ऑफ फंक्शन, ओके, तो वो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन हो जाएगा। गेन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, देखिए कि लॉस ऑफ फंक्शन आर फ्रीक्वेंटली रिसेसिव होता है, हाँ, ये भी पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंटली रिसेसिव होते हैं ये, ठीक है। गेन ऑफ फंक्शन में क्या होता है? प्रोड्यूसेस एन इंटायरली न्यू ट्रेट और इट कॉजेज अ ट्रेट टू अपीयर इन एन अप्रोप्रिएट टिश्यू
आर एट इन अप्रोप्रिएट टाइम इन द डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि हमारे क्या बोल सकते हैं, क्या कौन सा एग्जांपल दे दें जो थोड़ा awkward ना लगे। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे ईयर्स हैं, ठीक है, अब ईयर की जगह पे आई का डेवलपमेंट हो गया, ईयर की जगह पे आई का डेवलपमेंट हो गया, तो वो हो गया क्या, अब हमारे कान हमारे आँख से सुनाई देने लगेगा तब, है ना। अब क्या हो गया, वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट, इनअप्रोप्रिएट प्लेस हो गया ना। बनाना चाहिए था ईयर, या बहुत पहले होना चाहिए, बनना चाहिए, बहुत देर से बन रहा है। या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए एक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आती है मेल्स में, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 4 to 5 ईयर के ही चाइल्ड में होने लगती है, तो वो भी बहुत इनअप्रोप्रिएट डेवलपमेंट जो हुआ वो इनअप्रोप्रिएट टाइम पे हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया गेन ऑफ फंक्शन। एक लीथल म्यूटेशन है, अच्छा एक कंडीशनल म्यूटेशन है, मतलब वो कंडीशन आएगी तभी वो म्यूटेशन होगा, विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, जैसे कि सम कंडीशनल म्यूटेशंस अफेक्ट द फिनोटाइपिक ओनली एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट तब बढ़ेगा जब हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो हमें ज़्यादा हमको तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अदर लीथल म्यूटेशंस कॉजिंग प्रीमेच्योर डेथ। तो कंडीशनल म्यूटेशन, कोई कंडीशन आएगा तब वो क्या बोलेंगे, वो जीन एक्सप्रेस होगा। जैसे कोई प्रोटीन जैसे परमानेंट हो गया तब की बात कर रहे हैं, पहाड़ पे गए और परमानेंट ऐसा चेंज हो गया तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ ठीक है, आगे बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, सप्रेशर म्यूटेशन। सप्रेशर म्यूटेशन में क्या है, सप्रेशर में ये है, सप्रेशर म्यूटेशन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सप्रेशर म्यूटेशन में क्या होता है, सप्रेशर म्यूटेशन एक होता है इंट्राजेनिक, एक होता है इंटरजेनिक। अच्छा, सप्रेशर म्यूटेशन करता क्या है, चेंजेस लिखा है अ जेनेटिक चेंज दैट हाइड्स आर सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अनदर म्यूटेशन, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे क्या हुआ, सप्रेशर म्यूटेशन में क्या होता है, हाँ यहाँ देखिए, ये रहा डीएनए और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है AAT दिया है, और नीचे दिया हुआ है UUA, कोई बात नहीं, ये ल्यूसीन बनाएगा। AAT में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होके ये AA हो गया और ये ट्रिपल U होके यहाँ पे बना दिया फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अब क्या होता है, इंट्राजेनिक म्यूटेशन में क्या होगा कि म्यूटेशन तीसरे वाले न्यूक्लियोटाइड पे हुआ था ना, अब अगला इंट्राजेनिक जो सप्रेशर म्यूटेशन होगा वो पहले पे हो जाएगा। देखिए अब पहले पे यहाँ पे GAA हो गया और फिर से क्या बना दिया, ल्यूसीन। तो देखिए एक म्यूटेशन होके फिनाइल एलेनिन बनाया और दूसरा म्यूटेशन होके क्या कर दिया, ल्यूसीन बनाया। तो उसी कोडॉन में एक और म्यूटेशन हो जाए जो कि पहले वाले म्यूटेशन को सप्रेस कर दे, इसीलिए इसको सप्रेशर म्यूटेशन कहते हैं। रिवर्स को जरूरी नहीं है, देखिए कहाँ गया, नहीं, रिवर्स में क्या होता है कि एक फॉरवर्ड और रिवर्स है ना, तो एक म्यूटेशन हो के एक पर्टिकुलर फिनोटाइप लाया। चलिए देखा जाए कहाँ पे है फॉरवर्ड और रिवर्स, इसको और क्लियर कर लिया जाए। फॉरवर्ड और रिवर्स, हाँ अच्छा, a mutation that alters the wild type phenotype is called forward mutation. Reverse just changes mutant phenotype into the wild type. ठीक है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। ओके, मतलब एक म्यूटेशन जो वाइल्ड टाइप से रिसेसिव में लेके चला जा रहा है, ठीक है, वाइल्ड टाइप को चेंज कर दिया, और एक जो है वो फिर से वाइल्ड टाइप में लेके चला आया। अब यहाँ पे वाइल्ड टाइप और रिसेसिव से यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो म्यूटेशन हो रहा है वो सेम टू सेम लेके आया। यहाँ पे क्या हुआ कि एक चेंज हुआ और उसी जेनेटिक रीजन में
उसी जेनेटिक रीजन में किसी और न्यूक्लियोटाइड पे क्या किया, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो फिर से वही वाला सेम टू सेम चला है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट कर रहा है ये फॉरवर्ड और रिवर्स में, है ना। ठीक, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक देख लीजिए, जो लास्ट इसमें बचता है वो होता है, एक इंट्राजेनिक होता है कि इंटरजेनिक होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक को समझना होगा। वाइल्ड टाइप है, यहाँ पे TTG दिया है, यहाँ पे AAC दिया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन कराया, mRNA बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बनी। प्रोटीन नॉर्मली बन रही है, फुल्ली फंक्शनल या फुल लेंथ फंक्शनल प्रोटीन बन गई। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है। अब इसके वजह से यहाँ पे आ गया स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन जो है आया, ट्रांसलेशन होने जब गया तो स्टॉप कोडॉन आने की वजह से ट्रंकेटेड प्रोटीन या शॉर्ट प्रोटीन बन गई ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि UAG का कोई एंटी कोडॉन नहीं होता tRNA में, जो कि अमीनो एसिड को लेके आए। लेकिन tRNA क्या है, वो भी तो किसी जीन से ट्रांसक्राइब होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये tRNA का, देखिए ये tRNA का जीन, अब ये tRNA का ये एंटी कोडॉन बनाने वाला है। तो यहाँ पे साइट 1 और साइट 2 को दिखाया है। यहाँ देखिए साइट 1 में म्यूटेशन हुआ, फर्स्ट म्यूटेशन यहाँ पे हुआ, और साइट 2 ये है, सेकेंड म्यूटेशन यहाँ पे हुआ। ये सब दिखा रहा है। थोड़ा सा आराम से हम लोग देखते हैं इसको। जैसे DNA में म्यूटेशन हुआ तो UAG आ गया ना, जैसे इधर हुआ था, सेम टू सेम है कि DNA म्यूटेशन हुआ तो UAG आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया। अच्छा, अब ये हमारा जो tRNA के लिए था, देखिए ये एक ही क्रोमोसोम नहीं, अलग अलग है। मतलब यहाँ से जो बन रहा है वो mRNA बन रहा है, और यहाँ से जो बन रहा है वो tRNA बन रहा है। तो सेकेंड बेस सब्स्टिट्यूशन, यानी कि tRNA का जो जीन है ना, वहाँ पे बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसलिए जो एंटी कोडॉन, अब देखिए ये एंटी कोडॉन इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना था। अगर मान लीजिए TAT है ना, तो एंटी कोडॉन क्या बना था tRNA में, ये बनाया था AUA, यही बना था ना। लेकिन tRNA के कोडॉन में म्यूटेशन हो गया जो एंटी कोडॉन बनाएगा, और इसने बना लिया AUC। लेकिन इसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड तो म्यूटेटेड नहीं है, तो ये नॉर्मल एक्सेप्ट करेगा अमीनो एसिड को। म्यूटेशन इसके इस एंटी कोडॉन वाले में है। यहाँ देखिए UAG लिखा है ना, और यहाँ पे लिखा है AUC, जाके बाइंड कर लेगा कि नहीं। और यहाँ पे अब प्रोटीन, मतलब अब यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन बनी कि नहीं बनी, यानी कि ये भी सप्रेसर म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन को ये वाला म्यूटेशन सप्रेस कर दे रहा है, देखिएगा ये वाला म्यूटेशन सप्रेस कर दे रहा है, यानी ये भी सप्रेसर म्यूटेशन हुआ, लेकिन इंटरजेनिक हुआ, दो डिफरेंट प्लेसेस पे। और वो था इंट्राजेनिक, मतलब उसी कोडॉन में दोबारा म्यूटेशन हो जा रहा था, तो ऐसे चेंजेज आ जा रहे थे। तो इंट्राजेनिक इंटरजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन ये हो गया। अब आप लोग एक काम करिए, खूब बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके खूब बढ़िया से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ, बोल ही देता हूँ मैं। बेस सब्स्टिट्यूशन में चेंज करेगा सिंगल बेस में। ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरिन प्यूरिन या पाइरिमिडीन से पाइरिमिडीन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, प्यूरिन से पाइरिमिडीन या पाइरिमिडीन से प्यूरिन। इंसर्शन में एक इंसर्ट या डिलीट, डिलीशन में डिलीट, फ्रेम शिफ्ट में पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। इन फ्रेम डिलीशन या इंसर्शन, ठीक है। एक होता है एक्सपेंडिंग, फॉरवर्ड, रिवर्स, म्यूसेंस, नॉनसेंस, साइलेंट, न्यूट्रल, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, लीथल, सप्रेसर, इंटर, इंट्राजेनिक, सब हो गए। सब तो बताई दी। इसका एक बार आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, भाई पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया राइट। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर लोगे। म्यूटेशन रेट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता है। और कोई हम देख सकते हैं, एक कोई म्यूटाजेनिक से क्वेश्चन, स्लीपेज क्या है, नहीं, आई थिंक कि म्यूटेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। केमिकली, हाँ ये देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, साइटोसिन का डीएमिनेशन करेंगे तो यूरेसिल बन जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, 5-मिथाइल साइटोसिन का डीएमिनेशन करेंगे तो थाइमिन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो थाइमिन, थाइमिन ऐसे लिखा हुआ है। थाइमिन नॉर्मल बेस है, अगर यहाँ पे
क्या लग गया, BR, हाँ, बेस एनालॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ब्रोमो यूरेसिल, थाइमिन था ये, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए 5 ब्रोमो यूरेसिल ना क्या करता है, एडेनिन से नॉर्मल बेस पेयरिंग करता है। थाइमिन करता था, या ये कर लेगा तो ये भी नॉर्मल बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है। और अगर ये 5 ब्रोमो यूरेसिल अगर करता है गुआनिन से तो ये मिस पेयरिंग हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। हाँ लेकिन वो भी जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 ब्रोमो यूरेसिल कैन लीड टू रिप्लिकेशन एरर्स। बस इतना ही याद रखिएगा, कैसे होता है ये इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, इस एग्ज़ाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। फिर ओरिजिनल बेसिस देख लीजिए, ओरिजिनल बेसिस में क्या है, अच्छा गुआनिन है, इसका EMS एल्काइलेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है O6 इथाइल गुआनिन में, ठीक है। तब ये बेस पेयरिंग कर लेता है थाइमिन से, इसको करना तो नहीं चाहिए। अच्छा साइटोसिन है, साइटोसिन को अगर नाइट्रस एसिड्स में डीएमिनेशन कराया जा रहा है तो ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये बाइंडिंग कर लेता है थाइमिन से, इसको करना नहीं चाहिए। वैसे साइटोसिन है, अगर इसको हाइड्रोक्सिल एमीन से हाइड्रोक्सिलेशन कराया जाता है तो ये बाइंड कर लेता है एडेनिन से, जो कि इसको करना नहीं चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं जो कि ICMR साइंटिस्ट बी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको भी आप लोग स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं कि एल्काइलेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, डीएमिनेशन कैसे होता है, हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन क्या है, ये सब पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना अच्छे से। इंटरकैलेटिंग एजेंट में देखिए ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, ये सब का नाम जो आना है वो आएगा। तो हो गया, ये हम लोगों ने समझ लिया, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।